गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं ममता मलिक आप सबका स्वागत करती हूँ ममता मलिक कॉमर्स क्लासेस में। देखो, आज हम पढ़ेंगे कि बिजनेस इन्वायरमेंट के डिफरेंट फैक्टर होते हैं जो कि आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले है कि हम पढ़ेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो क्या होता है। व्हाट इज ए बिजनेस इन्वायरमेंट? इट कंसिस्ट ऑल दोज फैक्टर दैट हैव बियरिंग द बिजनेस। जो बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है, हर एक वो फैक्टर तो वो आपका उसको अफेक्ट करेगा। उसके अंदर आपके क्या क्या इंक्लूड होते हैं? सोशल भी, लीगल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, इंस्टीट्यूशनल एंड अनकंट्रोलेबल इन ए नेचर्स अफेक्टिंग द फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आपके टू टाइप्स के एनवायरनमेंट होते हैं, एक होता है इंटरनल, देन अदर होता है एक्सटर्नल। तो दोनों ही हैं आपके फैक्टर जो हैं उसको अफेक्ट करेंगे। आपका इंटरनल एनवायरनमेंट जो होता है वो आपका कंट्रोलेबल का पार्ट होगा, जो एक्सटर्नल होगा वो अनकंट्रोलेबल का पार्ट होगा। इसके अंदर देखो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। सबसे फर्स्ट बोल रहे हैं कि कंपाउंड इन नेचर होती हैं। भी एक दूसरे से बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो कि एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, तो वो इस वजह से कंपाउंडिंग इन नेचर्स इसको बोला गया है। उसके साथ में कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती हैं। भाई ये नहीं है कि आपने कोई भी एक्टिविटीज़ को अभी वेरीफाई किया, एग्जामिन किया और वो इन फ्यूचर्स में आपकी सर्टेन रहेगी, अनसर्टेन भी हैं, साथ में चेंज होती रहती हैं। इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपकी एक्टिविटीज जो होंगी, जैसे कस्टमर का टेस्ट हो गया, हमने अभी एनालाइज किया, उसके अकॉर्डिंग कोई प्रोडक्ट जो है वो तैयार किया और थोड़े से टाइम के बाद ही क्या हुआ, कस्टमर का टेस्ट चेंज हो गया, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई मार्केट के अंदर, उस वजह से आपका क्या होगा, कस्टमर का टेस्ट चेंज हो जाएगा और मार्केट के अंदर अंदर आपकी डिमांड भी उसकी वजह से अफेक्ट हो जाएगी। तो इस वजह से जो आपका इन्वायरमेंट है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहेगा। फिर उसके बाद है इट इज़ ए डिफरेंट फ्रॉम ए डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स। हर एक बिजनेस यूनिट का इन्वायरमेंट जो है वो आपका अफेक्ट करता है इस बात से कि आपकी वो बिजनेस यूनिट्स कौन सी है। डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिफरेंट इन्वायरमेंट होगा। ऐसे ही मान लो अगर जैसे कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो वो ज़रूरी नहीं है हर एक ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करे, कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट कर सकती है वो। तो आपका बिजनेस कैसा है, उसका साइज कैसा है, उसका इन्वायरमेंट उसी के अकॉर्डिंग होगा। आपके एम क्या हैं, वो सारी चीज़ें हम ध्यान में रखेंगे। कुछ एक इन्वायरमेंट के अंदर ऐसे फैक्टर होते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए अफेक्ट करेंगे। कुछ एक इन्वायरमेंट के अंदर फैक्टर ऐसे भी इंक्लूड होंगे जो कि आपको शॉर्ट टर्म के लिए अफेक्ट करेंगे। अनलिमिटेड इन्फ्लुएंस ऑफ द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, हम ये नहीं बोल सकते कि एक दो फैक्टर हैं एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर, तो अनलिमिटेड फैक्टर्स एंड इन्फ्लुएंस है जिनका इफेक्ट हमारे बिजनेस के ऊपर आएगा ही आएगा। इट इज़ वेरी अनसर्टेन, हमने अभी कोई प्रिडिक्शंस की फॉर आवर फ्यूचर्स बिजनेस इन्वायरमेंट्स, देन वी कैन नॉट श्योर अबाउट इन आवर फ्यूचर्स। सो अगर हम आज के दिन ही कोई भी इन्वायरमेंट्स को कंसीडर कर रहे हैं तो वो फ्यूचर में वैसा ही बिल्कुल सेम रहेगा, ऐसा हम श्योर नहीं है। इस वजह से क्या है, आपकी भी फ्यूचर्स के लिए अनसर्टेनिटीज हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर बनी रहती हैं, तो आपके लिए अनसर्टेनिटीज क्रिएट होती हैं। देन उसके बाद है इंटरनल इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स। इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स का मतलब होता है कि एक दूसरे से जो कंपोनेंट्स हैं वो जुड़े हुए होते हैं। जैसे मैंने ऊपर ही बोला था कि आपका मान लो टेक्नोलॉजी के अंदर कुछ चेंज हो गया तो हमारा कस्टमर क्या चाहेगा, न्यू टेक्निक प्रोडक्ट चाहेगा, इस वजह से कस्टमर का टेस्ट चेंज हो जाएगा, कस्टमर न्यू प्रोडक्ट की डिमांड करेगा, जो पुराना प्रोडक्ट है वो उसकी डिमांड जो होगी वो गिर जाएगी, उसका हमें प्राइस भी कम करना पड़ेगा और हमें नई रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे आपके वर्क करना होगा। तो ये सारे पॉइंटेड जो हैं आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स होते हैं। फिर है उसके बाद में आपके जो बिजनेस इन्वायरमेंट है उसके अंदर आपके दोनों ही इन्वायरमेंट को इंक्लूड किया जाता है, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। देखो, कंपोनेंट्स में सबसे पहले बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर आपके 2 पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं। सबसे फर्स्ट है आपका इंटरनल, देन आपका है भाई एक्सटर्नल पॉइंट्स।
इंटरनल में क्या है, विद इन अवर ऑर्गेनाइजेशन जो जो कंपोनेंट्स होते हैं वो इंटरनल का पार्ट होंगे। आउटसाइड आवर ऑर्गेनाइजेशन जो जो कंपोनेंट्स होंगे वो आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का पार्ट होंगे। शेयर होल्डर हो गए, हमारे प्रमोटर्स हो गए। थोड़ा थोड़ा मैं इनके बारे में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। शेयर होल्डर जो हमारी कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं हम उनको इंक्लूड करते हैं। प्रमोटर जिसने कंपनी को स्टार्ट किया था तो वो आपके इंटरनल इन्वायरमेंट्स का पार्ट होंगे। आपकी कंपनी का क्या मिशंस है, क्या ऑब्जेक्टिव है, वो फ्यूचर में क्या अचीव करना चाहती है, अपने आप को इन फ्यूचर्स कहाँ देख रही है कंपनी, तो वो सारी चीज़ें आपके इंटरनल इन्वायरमेंट्स का पार्ट होंगी। मैनेजमेंट का कैसा स्ट्रक्चर है, टोल है, फ्लैट है, आपके कि डिसेंट्रलाइज है, सेंट्रलाइजेशन है, वो कैसे डिसीजंस को इन्वॉल्वमेंट करती है, लोअर लेवल को इन्वॉल्वमेंट करती है या नहीं करती है, तो वो स्ट्रक्चर और नेचर के अकॉर्डिंग भी आपका क्या होगा भाई इंटरनल इन्वायरमेंट अफेक्ट होगा। इंटरनल पावर रिलेशनशिप कैसी है, पावर रिलेशनशिप मीन्स आपके एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के बीच में आपका कैसा रिलेशंस है, उन सब चीज़ों को चेकआउट करते हैं हम इसके अंदर। कंपनी की इमेज कैसी है, ब्रांड नेम उनका कैसा है, इन फ्यूचर्स में आपकी मार्केट को भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है ये चीज़ें। जो ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में जुड़े हुए हैं उनको भी ये चीज़ें अफेक्ट करेंगी। हमारे पास में ऐसे कितनी फिजिकल एसेट्स हैं, क्या क्या नई टेक्नोलॉजी हैं, क्या क्या चीज़ें आपके पास फिजिकली रिसोर्सेज में अवेलेबल है, वो इंटरनली इन्वायरमेंट को आपको अफेक्ट करेगा। देन उसके बाद है आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ कैसी हैं, आप टाइम टू टाइम रिसर्च पे कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अकॉर्डिंग टू टेक्निक अपनी कंपनीज को मैनेज कर रहे हो क्या, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होंगी। उसके बाद है आपका आपकी ह्यूमन रिसोर्सेज कैसे हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर हम अपने एम्प्लॉयज़ को इंक्लूड करते हैं कि आपकी एम्प्लॉयज़ पावर जो है वो आपकी कैसी है। उसके बाद है आपका कि मार्केटिंग कैपेबिलिटीज़ कैसी है, भी मार्केट के अंदर आप जो काम कर रहे हो उसको कितनी कैपेबिलिटीज़ के साथ में आप कितनी मार्केट को कैप्चर कर पाते हो, कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स की डिमांड को आप फुलफिल कर पा रहे हो, नंबर्स ऑफ यूनिट्स आपकी कितनी सेल हो रही है, वो आपकी मार्केटिंग कैपेबिलिटीज़ पे डिपेंड करती हैं। तो इसको हमें ये सारी चीज़ें थी जो हमारे कंट्रोल में थी और आपके इंटरनल इन्वायरमेंट का एक पार्ट थी। उसके बाद है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इसके अंदर वो सारी चीज़ें अफेक्ट होती हैं जो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जो वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, आउट ऑफ आवर कंट्रोल होती है। एक होता है माइक्रो, इसके टू पार्ट्स हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो को थोड़ा सा हम टास्क ऑपरेटिंग भी बोल सकते हैं, इसके अंदर फिर भी थोड़ा बहुत हमारा कंट्रोल हो सकता है। देखो कस्टमर हो गया, सप्लायर, कंपटीटर्स, पब्लिक, फाइनेंस सर्स जो जो हमें फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, मार्केटिंग इंटरमीडिएटरी जो हैं वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। और मैक्रो में इसके ऊपर हमारा बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता। इकोनॉमिक्स फैक्टर का कैसे हैं, सोशल कल्चर फैक्टर, डेमोग्राफिक, पॉलिटिकल, गवर्नमेंट्स, नेचुरल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, ग्लोबल फैक्टर, वो सारी चीज़ें आपका मैक्रो का पार्ट होगी। पहले देखो इंटरनल को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। एक अगर आप मान लो बिजनेस के अंदर कोई भी डिसीजन ले रहे हो, हमें इन फ्यूचर्स के लिए आपको कोई मिशन डिसाइड करना है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप पॉलिसीज बनाओगे, तो बिजनेस इन फ्यूचर्स के लिए आप कोई भी डिसीजंस ले रहे हो तो उसके लिए आपको डिसीजन लेते वक्त सबसे ज़्यादा क्या अफेक्ट करेगा, आपका इंटरनल इन्वायरमेंट। देन उसके बाद आपको जो अफेक्ट करेगा वो करेगा माइक्रो, उसके बाद आपका इन लास्ट होगा मैक्रो इन्वायरमेंट। क्योंकि जो बिजनेस के डिसीजंस होते हैं मोस्टली आपके मिशन और ऑब्जेक्टिव के ऊपर ही आपके डिपेंड होते हैं। तो हम ये चीज़ चेकआउट करते हैं मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर कैसा है, क्योंकि डिसीजन ही मैनेजमेंट लेगी। फिर इंटरनल पावर्स जो है आपकी वो कैसी है, फिजिकल एसेट्स और रिसोर्सेज आपके पास में कैसे हैं, वो सारी चीज़ें इसके ऊपर डिपेंड करती हैं। कंपनी की इमेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल कैपेबिलिटी, टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग कैपेबिलिटीज, तो ये सारी चीज़ें हैं जो सबसे पहले आपको अफेक्ट करेंगी। उसके बाद जो आपको अफेक्ट करेगा वो करेगा माइक्रो इन्वायरमेंट, कि आपका सप्लायर, फाइनेंसर्स, कस्टमर्स, आपके कंपटीटर्स, पब्लिक और मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज जो हैं वो कैसे हैं। देन इनके बाद जो आपको अफेक्ट करेंगे डिसीजन लेते वक्त, इकोनॉमिक्स, टेक्नोलॉजिकल, ग्लोबल, डेमोग्राफिक, सोशल और पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जो होगा वो आपको अफेक्ट करेगा।
देखो बिजनेस इन्वायरमेंट्स को टू सेट ऑफ फैक्टर में आपके डिवाइड किया गया है। वन ऑफ द इंटरनल देन सेकंड ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर है। टू चैलेंजेस है जो आपको फेसेस करने होते हैं, जो आपके एक तो आपको इन्वायरमेंट्स के अंदर जो भी थ्रेट्स हैं, जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं तो हम दो ही चीज़ों से रिलेटेड डिसीजन लेना चाहेंगे, या तो मार्केट के अंदर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर कोई थ्रेट्स आई हुई है, मीन्स हमारे लिए कोई नुकसान नेगेटिव पॉइंट है हमारे लिए मार्केट्स के अंदर। अब हम क्या करना चाहेंगे, जिस स्टेज पे हम हैं हम एटलीस्ट उसी स्टेज पे बने रहें ताकि हमारी पोजीशन इन फ्यूचर्स में डाउन ना चली जाए। तो इस वजह से चैलेंज होता है कॉम्बैट ऑफ द इन्वायरमेंट थ्रेट्स, उसको हम कितना बियर कर सकते हैं, या फिर इसके अदर्स रिवर्स डिसीजन हो सकता है हमारे लिए कि हमारे लिए मार्केट्स के अंदर कोई अपॉर्चुनिटीज है जिसको हम कैप्चर करके हमारी ग्रोथ कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं बिजनेस के लेवल को। तो उसके लिए आप क्या करना चाहते हो, फैक्टर को एनालाइज करना चाहते हो। तो ये दो पॉइंट हैं जिनको आप ध्यान रखोगे डिसीजंस लेते वक्त। टाइप ऑफ इन्वायरमेंट्स में इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स दोनों ही होंगे जो आपको अफेक्ट करेंगे। टू फैक्टर्स हैं जो दोनों के दोनों आपको अफेक्ट करेंगे, फर्स्टली इंटरनली सेकंड इज द एक्सटर्नली इन्वायरमेंट। थोड़ा सा इंटरनली इन्वायरमेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं। पहले ही मैंने आपको बताया था सबसे पहले बात कि ये इन्वायरमेंट आपका कंट्रोलेबल होता है। अकॉर्डिंग टू आवर सिचुएशंस वी कैन कंट्रोल ऑफ द इंटरनल इन्वायरमेंट्स, तो द फैक्टर्स विच कैन बी कंट्रोल्ड बाय द कंपनीज। और उसके बाद में इसको एक सेकेंडरी नेम्स भी दिया गया है, प्राइमरी फैक्टर। और साथ में जो भी हम डिसीजंस लेंगे प्राइमरी फैक्टर्स अफेक्ट करेगा अपने को डायरेक्टली, तो विच डायरेक्टली अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। हमारे ऑर्गेनाइजेशंस को कितनी वे से वो कर रहा है ग्रोथ, वो डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। एक आपके लिए होता है 5M होते हैं हमारे इंटरनली में, मैन, मटेरियल, मनी, मशीनरी और मैनेजमेंट्स जो है आपकी वो। तो उसके अंदर आपका क्या होता है कि आपकी मैन पावर कैसी है, मटेरियल आपके पास में कैसा है, कितना आप मनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कितना आपके पास मशीनरी है, कैसी है, मैनेजमेंट कैसी है, उन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपके प्राइमरी इन्वायरमेंट को डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर। देखो इसके पॉइंट्स हैं, फिर उसके बाद में सबसे पहला ही पॉइंट है आपका कि अगर आप इंटरनल इन्वायरमेंट्स को एनालाइज कर रहे हो तो सबसे पहले है वैल्यू सिस्टम। कि वैल्यू सिस्टम्स क्या होता है, मिशन। आप जिस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर काम कर रहे हो ना, उसके रूल रेगुलेशंस कैसे हैं, पॉलिसीज कैसी हैं, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कशन करते हैं। मिशन एंड ऑब्जेक्टिव हम अपने आप को कहाँ पे देख रहे हैं, मैनेजमेंट का कैसा स्ट्रक्चर्स है, इंटरनल पावर रिलेशंस कैसे हैं, इनको डिटेल में ही पढ़ लेते हैं। देखो सबसे पहले इंटरनल इन्वायरमेंट का फर्स्ट पॉइंट है वैल्यू सिस्टम। द वैल्यू सिस्टम फाउंडेड द एंड दोज एट द हार्म ऑफ द अफेयर्स एंड इम्पोर्टेंट बियरिंग द चॉइस ऑफ ए बिजनेस द मिशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द पॉलिसीज। कि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके लिए जो जो रूल रेगुलेशंस वगैरह फेयर्स हम बना रहे हैं, अपने आप को कहाँ पे देख रहे हैं, वो सारी चीज़ें जिस वे से हम काम करेंगे, बिजनेस की जो जो पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस होंगी वो सारी आपकी वैल्यू एंड सिस्टम्स में इंक्लूड होंगी, क्योंकि फिर उन्हीं को आगे चल के हम फॉलो करेंगे, कोई भी डिसीजन लेंगे तो ये सारी चीज़ें हमें अफेक्ट करेंगी। तो इस वजह से इंटरनल इन्वायरमेंट्स के अंदर इनको रखा गया है। मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स, अब हमने मिशन डिसाइड कर लिया कि इस साल में हमें 10 करोड़ सेल करनी है, तो वो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ना, उसी की वजह से तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो गया। अदर्स जो डिसीजंस होंगे, हम प्रोडक्शन करना चाहेंगे तो इसी के अकॉर्डिंग करना चाहेंगे, मार्केटिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे तो वो भी इसी के अकॉर्डिंग होगा, सेल्समैन सब कुछ इसके अकॉर्डिंग चलेगा, हमें फाइनेंस वगैरह करना वो भी इसी के अकॉर्डिंग हुआ। तो हमारा जो मिशन और ऑब्जेक्टिव है किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस का, वो प्रायोरिटीज दे रही है कि हम क्या करना चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं इन फ्यूचर्स में, फिलोसफी क्या है, क्या पॉलिसीज हमें उस मिशंस को अचीव करने के लिए फॉलो करेंगे, क्या क्या गाइडलाइन होंगी उससे रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ें भी आपको अफेक्ट करेंगी
लेकिन इसको हम सिचुएशंस के अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि ये कंट्रोल में है हमारे, ये इंटरनल इन्वायरमेंट्स का एक पार्ट है। देन थर्ड पॉइंट्स है आपका मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एंड नेचर्स, कि स्ट्रक्चर्स के अंदर आपके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो प्रोफेशनलिज्म है, कैसी है आपकी मैनेजमेंट। अगर आपकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, आपके फैक्टर्स वो क्या करेगी, बहुत अच्छी मैनेजमेंट जब होगी तो फर्म की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी, और मैनेजमेंट अच्छी नहीं होगी तो फर्म को डुबो देगी। तो इस वजह से क्या होगा, आपका मैनेजमेंट का कैसा पॉइंट ऑफ व्यू है, वो एम्प्लॉयज़ के साथ में कैसा मैनेज कर रही है, क्या जो आपके पास रिसोर्सेज है उनका बेटर यूटिलाइजेशन कर रही है क्या वो, तो वो सारी चीज़ें भी आपको इसके अंदर अफेक्ट करेगी। फिर उसके बाद है इंटरनल पावर रिलेशनशिप। इंटरनल पावर रिलेशनशिप के अंदर इंटरनली हमारे कौन काम कर रहे हैं, एक तो कहीं भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर एक तो उसका ओनर होता है और कुछ उसके एम्प्लॉयज होते हैं, वर्कर जो उसके अंदर काम कर रहे हैं। तो देखो अब आपका क्या होगा कि मैनेजमेंट जो चाहेगी वो सपोर्ट मैनेजमेंट ऐसी होनी चाहिए जो अपने वर्कर्स को, शेयर होल्डर्स को अच्छे से सपोर्ट करे, उनको इन्फ्लुएंस करे अच्छा काम करने के लिए। उनके बीच में एक अच्छा रिलेशंस होना चाहिए। अगर वो बुरा होगा तो इतना अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं होगा और अच्छे से काम नहीं कर पाएगी ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो फैक्टर लाइक amount of the support of the management, enjoy the lower level of the worker, shareholders and board of director influence on the decisions their implementation। अच्छा environment होगा तो अच्छे लिए है। relation between member of board of director also a critical factors, ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा आपका। अगर उनके बीच में रिसोर्सेज रिलेशंस जो हैं वो इतने अच्छे नहीं होंगे तो इतने अच्छे से काम जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के आपका नहीं हो पाएगा, जो कि आपके इन्वायरमेंट के लिए एज ए नेगेटिव काम भी करेगा। फिर उसके बाद है आपका इंटरनल इन्वायरमेंट में ह्यूमन रिसोर्सेज। एक आपने पहले क्या होता था, ह्यूमंस को एम्प्लॉयज़ को एज ए टूल समझा जाता था, लेकिन आज हम उसको एज ए रिसोर्सेज समझ रहे हैं। ह्यूमन में यहाँ पर है कि आपकी जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप काम कर रहे हो, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनका लेवल कैसा है, उनकी नॉलेज स्किल पावर्स, उनके पास में कैसी कैपेबिलिटीज़ हैं जो वो अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपके लिए ह्यूमन रिसोर्सेज का काम करेंगी। अगर आप ऐसी एम्प्लॉयज़ को रख रहे हो जो आपकी बहुत ही पावरफुल हैं, बहुत ही स्किल्ड एम्प्लॉयज़ हैं, तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस को अप करेंगे, हमेशा ग्रोथ की ओर लेके जाएंगे वो उसको। लेकिन अगर आपके एम्प्लॉयज़ ही पावरफुल नहीं हैं, बहुत ही आपके लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ हैं, तो आपके लिए वो एज ए स्ट्रेंथ ना बन के एज ए वीकनेस बन जाएगा आपके लिए वो पॉइंट्स। तो देखो सबसे पहले ही है करेक्टरिस्टिक ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक ए स्किल क्वालिटीज मोरल कमिटमेंट एटीट्यूड कैसा है उनका, पॉजिटिव एटीट्यूड पर्सन्स हमारे होने चाहिए। कमिटमेंट मीन्स वो अपने ड्यूटीज़ के बलती के ऊपर कमिटेड होने चाहिए कि वो अपना काम बहुत अच्छे से करेंगे और वो रिस्पॉन्सिबल भी होंगे उसके लिए। उनका मोरल होना चाहिए अच्छा, उनके अंदर स्किल और क्वालिटीज बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। एजुकेटेड को आप ज़्यादा से ज़्यादा हायर करो तो वो आपके लिए स्ट्रेंथ बन जाएगा। और अगर आपकी वो ही पॉइंट अगर आपके लिए ड्रॉप बैक भी बन सकता है, अगर आपके लिए नेगेटिव क्रिएट करता है तो। द इन्वॉल्वमेंट इनिशिएटिव्स एटसेट्रा, अगर आप साथ में ये भी चेकआउट कर सकते हो, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छे स्किल्ड और मोरल से रिलेटेड एम्प्लॉयज़ हैं तो आपके लिए वो क्या काम करेंगे, अच्छे से काम करेंगे। तो उस चीज़ में आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या करना चाहेगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वगैरह उनको इन्वॉल्व करना चाहेंगे अपने डिसीजंस में, इनिशिएटिव्स बनाएंगे भी आप पहल कर सकते हो किसी काम को करने की, तो वो सारी चीज़ें आपके लिए बेटर पॉइंट बन जाएंगे। फिर उसके बाद है भाई कंपनी की इमेज कैसी है, ब्रांड इक्विटी कैसी है, इन मार्केट्स में भी आप कितना और फाइनेंस कर सकते हो, ज्वाइंट वेंचर्स कैसा करना चाहते हो, मार्केट के अंदर कैसा लेके आ रहे हो, इंटरमीडिएटरीज कैसी हैं, परचेज सेल कॉन्ट्रैक्ट आप कैसे कर रहे हो, मीन्स आप उस चीज़ को कहाँ से पे देखना चाहते हो, उसकी गुडविल कैसी है। इन फ्यूचर मार्केट के अंदर बैड गुडविल है तो उनके साथ में कोई काम नहीं करना चाहेगा। और अगर
आपका अच्छा नाम है, लोग आपके साथ जुड़े रहना चाहते हैं, आप सारी कंडीशंस को फुलफिल करना चाहते हो, तो आपके लिए नया प्रोडक्ट भी लॉन्च करना चाहते हो तो उसमें भी आपके लिए बेनिफिशियल वो रहेगा। कुछ इससे अदर फैक्टर्स भी हैं जो कि आपको अफेक्ट करते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट्स के, जैसे कि फिजिकल एसेट्स हैं आपके पास में वो कैसी हैं, आपकी फैसिलिटीज़ आप कैसे सबको प्रोवाइड्स करते हो। फिजिकल एसेट्स में जो जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उन सबको इंक्लूड करते हैं हम। आप कितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर पैसा लगा रहे हो। कोई भी कंपनी अगर ऐसी है जो टाइम टू टाइम क्या करती रहती है, रिसर्च करती रहती है, तो वो नई टेक्नोलॉजी को लेके आएगी, नई टेक्नोलॉजी को लेके आएगी तो स्कीमिंग कर पाएगी मार्केट के अंदर, हायर प्राइस पे अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर पाएगी, साथ में कस्टमर को कनेक्टेड रखेगी। अगर कोई भी ऐसी कंपनी है जो कि रिसर्च और डेवलपमेंट पे इतना पैसा नहीं लगाती है तो वो नई टेक्नोलॉजी के साथ में नहीं जुड़ी रहती है, जिसकी वजह से कस्टमर उसके मूव कर जाते हैं। तो टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, मार्केटिंग के रिसोर्सेज भी आपके पास में अच्छे होने चाहिए। मार्केटिंग रिसोर्सेज का मतलब होता है कि हमने अपने गुड्स को प्रोड्यूस तो कर दिया, अब हम क्या करना चाहते हैं, मार्केट में उतार के उसको अपने कस्टमर्स को अवेयर करवाना चाहते हैं अबाउट आवर प्रोडक्ट्स। इसके अंदर हम अपने प्रोडक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। अगर वो रिसोर्सेज हमारे पास अच्छे नहीं हैं, हमने एक अच्छा प्रोडक्ट बनाया भी, सस्ते में बना के मार्केट में भी ले गए, लेकिन कस्टमर को हम बता ही नहीं पा रहे अपने प्रोडक्ट के बारे में, तो उस प्रोडक्शन का कोई फ़ायदा नहीं है, हमारी सेल्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर जाएगी, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। फाइनेंशियल फैक्टर, कि आप अपने बिजनेस को जहाँ से फाइनेंस कर रहे हो ना वो बहुत सस्ता कर रहे हो। अगर मान लो फाइनेंस की कॉस्ट हमारी बढ़ जाएगी तो अल्टीमेट जो इसका इफेक्ट आएगा वो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट ही आएगा, जिससे सेलिंग प्राइस पे इफेक्ट आएगा, तो हमारी मार्केट के अंदर सेल डाउन जाएगी, प्रॉफिट डाउन होगा, उससे सारी चीज़ें आपके इफेक्ट होंगे। तो फाइनेंशियल फैक्टर भी आपके कैसे हैं वो भी सारी चीज़ें आपको इसको अफेक्ट करेंगे। एक्सटर्नल पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज के लिए यहीं तक।